हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने है लद्दाख में, इवन अरुणाचल प्रदेश में भी, सिक्किम में भी, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के एरियाज़ में भी ऑलमोस्ट 40,000 सैनिक वहाँ पे हैं। चाइना के भी इतने सैनिक हैं जो लास्ट काउंट बताया गया है। अब पहाड़ी इलाके में, लद्दाख के इलाके में 40,000 लोगों को रसद पहुंचाना, सामान पहुंचाना, उनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो गलवान घाटी हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया, डेप्सांग हो गया, पैगोंग सो में है। यहाँ पे इतनी बड़ी प्रेजेंस आर्मी की, और इस समय उनको मेंटेन करना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब अगले महीने से, सितंबर महीने से, जो अगस्त सितंबर से ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी लद्दाख के अंदर, और बाद में जब नवंबर दिसंबर आएगा तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। अब भारतीय सेना के लिए वहाँ पे कई डिविजन्स एक्स्ट्रा तैनात किए हैं, तो अब वहाँ पे सप्लाईज़ कैसे भेजी जाएं, ये तो एक ऐसी चुनौती है, चैलेंज है, जिसको मीट करना आसान नहीं है। अब वहाँ पे ये नहीं पता कि ये 30-40 हज़ार जो सोल्जर्स हैं वो कब तक वहाँ रहेंगे, चाहे वो गलवान घाटी हो या हॉट स्प्रिंग हो, गोगरा पोस्ट हो, डेप्सांग हो। यहाँ पे टेम्परेचर -25 to -30 हो चला जाता है। ऐसे हालात में आप सोचिए कि अभी भी जो वहाँ टेम्परेचर है -18 -20 है, 14,000 से 17,000 फुट की ऊंचाई है और ऑक्सीजन की कमी है। वहाँ जाने वाले जो सैनिक हैं उनको वहाँ एडजस्ट होने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। अब ये नहीं पता कि ये वहाँ पर कितनी देर तक रखे जाएंगे, क्योंकि चाइना ने अपने सोल्जर्स विड्रॉ करने को मना कर दिया है। यानी कि वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ना डेप्सांग से ना बाकी जगह से। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, भले 2-4 किलोमीटर आगे पीछे हैं, लेकिन आमने सामने हैं। जिस किस्म का एग्रेशन और चीज़ें देखने को मिली हैं, उसको देखते हुए इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटेगी, ये भी पक्की बात है। अब वहाँ तक रसद सामग्री यानी कि सप्लाईज़ पहुँचाना, हथियार पहुँचाना, मेडिकल सप्लाईज़ भेजना, इंजीनियरिंग सप्लाईज़ भेजना, सड़क, पुल, बिजली, पानी, इसके अलावा शेल्टर्स भेजना कि वो रहेंगे कहाँ पे, फ्यूल भेजना, तेल गाड़ियों में भरने के लिए, और ऐसे में सोल्जर्स को फिट रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी सप्लाई चेन अभी अवेलेबल नहीं है। श्रीनगर से लेह अगर 3 दिन में ट्रक से सिर्फ 8 से 10 टन माल ढोया जा सकता है, लेकिन अब उसके आगे जो है क्या है कि गलवान वैली तक या लद्दाख से आगे अगर इन सामानों को जब बर्फ़ पड़ जाएगी पहुंचाना होगा तो 13 से 15 दिन लगेंगे। तो आर्म सप्लाई कोर के लिए तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि वो तो सारे एरियाज़ सर्दियों में 5-6 महीने के लिए इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। रोड्स भी कट जाती हैं, हवाई जहाज़ भी नहीं जाते क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। अब इसमें सड़क, ट्रेन तो खैर वहाँ नहीं है, लेकिन ट्रेन जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक ठीक है, और हवाई जहाज़ के ज़रिए कुछ रसद सामग्री सप्लाईज़ आगे की हेलीकॉप्टर वगैरह से जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पहुँचाई जाती है। अब मुसीबत ये है कि वहाँ पे लद्दाख वगैरह में जो एयर जो है बहुत रेरीफाइड है, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर को चलाना इतना आसान नहीं रहता। ये है, सर्दी के मौसम में जोजिला पास का रूट भी बंद हो जाता है, और रोहतांग सुरंग के अभी जो टनल है वो अभी पूरी स्टार्ट हुई नहीं है, तो वो भी आसान नहीं, उस रूट से भी, मनाली से भी नहीं जा पाते अभी। हालांकि सर्दी के मौसम में IL-76 ग्लोब मास्टर वगैरह जो एयरक्राफ्ट हैं, जो मालवाहक विमान है, फ्रेटर्स हैं, तो बहुत सारे जो लेह का राजमार्ग है, बारलचाला, तांगलंगला रास्ता अधिक ऊंचाइयों वाला है। अब वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें -25-30 के अंदर स्पेशल क्लोथिंग्स चाहिए होंगे, जैकेट्स चाहिए होंगी, स्नो बूट चाहिए होंगे, स्पेशल हेलमेट्स चाहिए होंगे, स्टिक्स चाहिए होंगी, रोप्स चाहिए होंगी, मेडिकल किट्स, सपोर्ट सिस्टम, स्पेशल फूड पैकेट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत होगी।
अब मई 2000 से पहले तक लेह लद्दाख के एरिया में 6 महीने के लिए कोई 2-2.5 लाख टन की जो सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ती थी और इसका 70% सियाचिन वगैरह और कारगिल में चला जाता था। लेकिन अभी ये 2-2.5 लाख टन से काम नहीं चलेगा, अब ये कई गुना बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट समझो 10 लाख टन तक जा सकता है। और इसको सप्लाई कैसे किया जाए? तो यहाँ पे जब -20 डिग्री है तो कैरोसिन जो ऑयल होता है उसके सारे वहाँ पे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को गर्म रखा जाता है और साथ में रिज़र्व फोर्स भी चाहिए। लद्दाख के जो फॉरवर्ड इलाके हैं वहाँ सब जगह स्पेशल किस्म के टेंट चाहिए जो अंदर से गर्म रहते हैं, बाहर से ठंडे हों। पानी नहीं आता है, पानी बर्फ़ बन जाता है -20-30 में, तो पानी कहाँ से मिलेगा आपको? तो कैसे गर्म करके पानी पैदा किया ताकि लोग पानी पी सकें या उससे हाथ धो सकें? तो लाइफस्टाइल सारी चेंज हो जाती है। तो माउंटेन इक्विपमेंट हैं, राशन हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना इस टाइम इसकी जो कॉस्ट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया ने ठीक है चाइना के ऊपर कॉस्ट इन्फ्लिक्ट की है, लेकिन जो इंडिया के ऊपर चाइना ने कॉस्ट इन्फ्लिक्ट की है वो भी कम नहीं है। ये कॉस्ट बहुत भारी है। ये पर डे की कॉस्ट कई करोड़ों में है, मैं आपको बताऊं। पर डे लद्दाख में पर डे की जो कॉस्ट पड़ेगी करोड़ों में पड़ेगी। कहा जाता है कि सियाचिन जो एरिया है वो तो बहुत छोटी पोस्ट है वहाँ पर, कि उसको मेंटेन करना ही पर डे के हिसाब से मोर देन 1 करोड़ पड़ता है। और यहाँ लद्दाख इलाके में तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कई मल्टी करोड्स पर डे इज़ रिक्वायर्ड। ये कॉस्ट बहुत हैवी कॉस्ट है आर्मी के लिए और एक कंट्री के लिए बहुत हैवी कॉस्ट है। ये कॉस्ट चाइना ने इंडिया पे डाली है इस टाइम, यही हमको ड्रेन आउट कर रही है। चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो सहन कर जाती है ऐसी कॉस्ट। हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है कि इतनी बड़ी कॉस्ट को सहन कर सके, और कभी पहले पास्ट में सहा भी नहीं इतना, लेकिन अब ये हो रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।